नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सवालों को। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। याद रखिएगा दोस्तों, ये असम का है। ठीक है, सत्रिया जो है ये असम राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सतरिया नृत्य विधा असम के महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई थी। यह असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, यह सिंदरी में किया गया था। ठीक है, सिंदरी में। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह स्थापित किया गया था सिंदरी में। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। ये समझिएगा यहाँ पे कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में स्थापित किया गया था। पैरी एंड कंपनी निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित यह सुपर फॉस्फेट उर्वरक का कारखाना था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में सिंदरी वर्तमान में दोस्तों कहाँ पड़ता है? यह सिंदरी झारखंड में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, में पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 3 नंबर सवाल। यहाँ देखिए दोस्तों, 3 नंबर सवाल आपके सामने है। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 3 नंबर सवाल है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। दोस्तों याद रखिएगा, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु संख्या या क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर तो समान होता है, परंतु उनमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है ये असमान होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उस तत्व के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? याद रखिएगा, गुरु अंगद देव ने करवाया था। किसने करवाया थे? तो गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का जो विकास है दोस्तों, ये गुरु अंगद देव यानी कि सिख गुरु के दूसरे गुरु थे। याद रखिएगा, सिखों के दूसरे गुरु थे दोस्तों। कौन? तो गुरु अंगद देव जो थे ये सिखों के दूसरे गुरु थे, द्वारा किया गया था। गुरु नानक ने सिख धर्म की तथा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। याद रखिएगा कि गुरु नानक ने क्या चीज का स्थापना किए थे? तो ये सिख धर्म की स्थापना किए थे। कौन? गुरु नानक ने। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना कब किया था दोस्तों? 1699 में किया था। याद रखिएगा कि खालसा पंथ का स्थापना कब किया था गुरु गोविंद सिंह ने? 1999 में किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल। यहाँ देखिए दोस्तों, 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न वक्तव्य पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है दोस्तों? कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों तर्क कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। याद रखिएगा कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये 12मासी नदियां हैं दोस्तों। ये सही है। ठीक है, ये तर्क जो है दोस्तों, कथन जो है ये सही है, और ये कथन तर्क भी दोस्तों सही है। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली नदियां ये 12मासी होती है तथा हिमालय नदियों का जो उद्गम स्रोत हिमालय से स्थित है दोस्तों। ठीक है, देखिए इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्रोत हिमालय पर स्थित हिमनद यानी कि हिमनद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। ठीक है, हिमनद होते हैं जो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं। इसी कारण से नदियां 12मासी यानी कि वर्ष भर प्रभावित होने वाली नदियां हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों? याद रखिएगा 4 राज्यों में। आपको ध्यान होना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? 4 राज्यों की मान्यता जरूरी है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखें। यहाँ पे समझिएगा, चुनाव चिन्ह
आरक्षण व आवंटन। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। पहला क्या है दोस्तों कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों को कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। ठीक है, अगला है दोस्तों कि उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। अगला है दोस्तों, ठीक है, कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है 7 नंबर सवाल। देखिएगा 7 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। याद रखिएगा कृषि ऋण में आरंभ हुआ था। किस क्षेत्र में? तो कृषि ऋण में। ठीक है, याद रखिएगा कि किस क्षेत्र में? कृषि ऋण में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कृषि ऋण के क्षेत्र में हुई थी। पहली बार वर्ष 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित कर इसे विनियमित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्मो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा सिंधु नदी पर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि निम्मो बाजगो नामक बांध जो है ये सिंधु नदी पर स्थित है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो याद रखिएगा 2880 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। याद रखिए कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये जो पेरियार नदी है दोस्तों ये कहाँ बहती है? मेन रूप से केरल में बहती है। कहाँ बहती है? केरल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्मो बाजगो नामक बांध जो है, देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों? याद रखिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सिंधु कहाँ से निकलती है? सिंधु तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है सिंधु नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे कि निम्मो बाजगो बांध जो लद्दाख के लेह जिले के अलसी गांव के समीप सिंधु नदी पर बनाया गया है दोस्तों। इस बांध द्वारा 45 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों। 9 नंबर सवाल है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। याद रखिएगा ये दोस्तों कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि अभिप्रेत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा दोस्तों। ये दलित मुक्ति मोर्चा जो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि समता सैनिक दल, यह स्थापना किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। स्वतंत्र मजदूर संघ ये भी स्थापना किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये भी स्थापना किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित मुक्ति मोर्चा स्थापना नहीं किया गया है। ठीक है, इसका डिस्कशन समझते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। उन्होंने दलित मुक्ति मोर्चा का गठन नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी है दोस्तों केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए। ठीक है, आइए ऑप्शन सी देखते हैं। ठीक है, सी क्या है दोस्तों आपके सामने? सी है कि केंद्रीय सरकार के, ठीक है, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या फिर केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी हो जाएगा कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। सवाल पहले क्या था देख लीजिएगा। तो सवाल है दोस्तों, देखिए सवाल क्या है कि समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है।
ठीक है। तो क्यों की जाती है? क्योंकि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर डिस्कशन इसका देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 280 के प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगामों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों का राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों को भी अनुशंसा करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य है कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एनके सिंह है। याद रखिएगा कि पहले वित्त आयोग का गठन किसने किया था दोस्तों? केसी नियोगी, ठीक है, की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। चलिए, वित्त आयोग का जो उल्लेख दोस्तों ये अनुच्छेद 280 में भी है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन परत में छेद, ठीक है, ओजोन परत में छेद या फिर क्षोभ मंडल में ओजोन परत का कम होना, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, क्षोभ मंडल में ओजोन परत की मोटाई अधिक होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, ये ओजोन छेद से तात्पर्य है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि ओजोन परत में छेद का तात्पर्य वस्तुतः समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना, यह विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश शामिल है। कितना देश शामिल है दोस्तों? 193 देश शामिल है। 193 जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। कौन है? दक्षिणी सूडान। अगर हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क का एक शहर है, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, यानी कि 1948 से शुरू हुआ था क्या? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाना, ठीक है। चलिए अगला है 14 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या है दोस्तों? मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे समझिएगा, देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं पेरियार नदी कहाँ बहती है? मेन रूप से केरल में बहती है। सिमलीपाल दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। बांदीपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। इंद्रावती जो है दोस्तों ये स्थित है छत्तीसगढ़ में, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का 4, बी का 3, यहाँ पे मिलान करके अपना मिला लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इंद्रावती क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। पेरियार एक नदी है दोस्तों, पेरियार बाघ आरक्षित क्षेत्र है ये सब, ठीक है। तो ये मेन रूप से केरल में है। सिमलीपाल, ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है? उड़ीसा में। और बांदीपुर कर्नाटक में है, ठीक है। तो ए का 4, बी का 3, ठीक है। ए का 4, बी का 3, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा 15 नंबर सवाल आपके सामने है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों? कौन मापता है? ये मानते दोस्तों हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर जो है ये तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, किसी तरल पदार्थ, द्रव या जल के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व की माप हाइड्रोमीटर द्वारा की जाती है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के मापन हेतु किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? रेलवे उपकरण। ये मेन रूप से कहाँ है दोस्तों? तो भिलाई में, ठीक है, याद रखिएगा। उद्योग कहाँ है? मेन रूप से भिलाई में, याद रखिएगा। बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी का मोटर वाहन, याद रखिएगा, ये जब्बलपुर है, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? जब्बलपुर। सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? कोची, ठीक है। क्या हो जाएगा? पोत निर्माण जो है
ये पोत निर्माण मेन रूप से कहाँ होता है, कोची में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं साइकिल का जो उद्योग है मेन रूप से कहाँ है दोस्तों, तो लुधियाना में, यानी कि ए का 3, ठीक है, बी का 4। यहाँ पे आप ऑप्शन ए में देख रहे होंगे ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। रेलवे उपकरण, ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों, भिलाई। मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची और साइकिल लुधियाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप मिलान कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किसमें, तो प्रोटीन में। याद रखिए किसमें परिवर्तित कर देते हैं, प्रोटीन में। याद रखिएगा कि पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटीन में। यूरिया, यूरिया दोस्तों याद रखिएगा, यूरिया का जो सूत्र होता है NH2CONH2 होता है। याद रखिएगा कि यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 होता है, यूरिया का रासायनिक सूत्र। याद रखिएगा कि खाद में जो यूरिया पाया जाता है दोस्तों कितना परसेंट, 46% पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसका डिस्कशन, तो पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को अवशोषित कर, पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित कर उससे नाइट्रोजन युक्त जैव अणुओं यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तथा अमीनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल कि हवा में परागन को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, तो वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु परागन। हवा में परागन को क्या कहते हैं, वायु परागन कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि परागन की प्रक्रिया, ठीक है, 2 अभिकर्मों द्वारा होती है। पहला है दोस्तों जीवीय और दूसरा है दोस्तों अजीवीय। अजीवीय अभिकर्मक में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है, इसमें हवा द्वारा परागनों का संचरण होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल। देखिए 19 नंबर सवाल क्या है दोस्तों आपके सामने कि युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। याद रखिएगा कि युवा जो है दोस्तों, युवा जो है दोस्तों प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवा जो है कौशल विकास कार्यक्रम दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल आपके सामने कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। याद रखिएगा कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। भारत में केसर अधिकांश उत्पादन जम्मू कश्मीर एवं संघ राज्य क्षेत्र में होता है। मेन रूप से आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, पहले राज्य हुआ करता था, जब से 370 धारा हटा है तो याद रखिएगा 2019 में जम्मू कश्मीर को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों। क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल आपके सामने है कि जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। याद रखिएगा दोस्तों कौन नहीं करता है, तो निस्यंदन। याद रखिएगा निस्यंदन जो है ये जल शोधन का कौन सा तरीका, तो निस्यंदन जो तरीका है ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है, ठीक है। याद रखिएगा अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि जल शोधन के निस्यंदन प्रणाली में अधपराग में झिल्ली या कार्बन नैनो ट्यूब द्वारा जल को छान लिया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीव मरते नहीं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि NSDL का पूरा नाम है। याद रखिएगा कि NSDL का पूरा नाम क्या है, नेशनल सेफ्टी डिपोजिटरी लिमिटेड या फिर नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, ठीक है। और 2 ऑप्शन और है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। ऑप्शन और है कि नेचुरल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड या फिर नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड जो है ये NSDL का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा आप। NSDL का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड है। इसका स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। देश के विभिन्न शेयर बाजारों में खरीदी की गई प्रतिभूतियों को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल है कि कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है दोस्तों। याद रखिएगा ये फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि कीट वंश से होने वाली खुजली जो है ये किसके कारण होती है, तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि कीट वंश से संबंधित मुख्यतः चिड़ियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिसके काटने से मानव में खुजली जलन होने लगती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, ठीक है, 24 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है दोस्तों। याद रखिएगा रंगकर्मी, नसीरुद्दीन शाह,
गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर या मकरंद देशपांडे, ये सभी है दोस्तों, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी क्या है दोस्तों, ये रंगकर्मी है, याद रखिएगा। हस्तियों में कौन रंगकर्मी है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी क्या है दोस्तों, रंग कर्मी है दोस्तों। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर, मकरंद देशपांडे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, समझिएगा कि नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, मकरंद देशपांडे तथा डॉली ठाकुर ये सभी रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं। ठीक है, वर्तमान में गिरीश कर्नाड का निधन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है दोस्तों। ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर जो है। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, तो वांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 29 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 26 नंबर। यहाँ पे देखिएगा 26 नंबर के कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। ये है दोस्तों, याद रखिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं में से कुछ का जो सर्जन है किस नियम के विरुद्ध है, तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा, देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा के संरक्षण यानी कि ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत के अनुसार कुछ नहीं से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए। ऊर्जा या द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए दूसरे रूप में ऊर्जा या द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन इस नियम के विरुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 27 नंबर सवाल आपके सामने है। 27 नंबर सवाल है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। याद रखिएगा, केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। कौन दोस्तों, भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा जो है ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, केनिया से होकर गुजरती है। ठीक है, इंडोनेशिया गुजरती है दोस्तों, ब्राजील से गुजरती है। ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों, ब्राजीलिया ब्राजील की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों, जकार्ता। आसियान का जो मुख्यालय स्थित है जकार्ता में स्थित है। याद रखिएगा, आसियान में टोटल 11 देश शामिल है दोस्तों। याद रखिएगा, आसियान का जो स्थापना हुआ था ये 1967 को हुआ था। याद रखिएगा, आसियान का स्थापना। अगर हम लोग बात करते हैं केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी है दोस्तों नैरोबी। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भूमध्य रेखा जो है दोस्तों ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से गुजरती है, जबकि मैक्सिको भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी दोस्तों। ये हुए थे, याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा हुई थी 6 अगस्त 1945 को, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके 3 दिन के बाद फिर 9 अगस्त को, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, नागासाकी पर गिराया गया दोस्तों। परमाणु हमला किया गया था किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। किसके ऊपर, जापान के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। द्वितीय विश्व कब से कब तक हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक लड़ा गया था। कितना साल तक, 6 साल तक। और द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर पहला परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, फिर दूसरा 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, पहला परमाणु बम का जो नाम था लिटिल बॉय, दूसरा परमाणु बम का क्या नाम था दोस्तों, फैट मैन। ठीक है, पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिराया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर पहली परमाणु बम गिराया गया था। इसके पश्चात 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला है दोस्तों 29 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर सवाल है कि हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है दोस्तों। ये है दोस्तों कर एवं लेखांकन से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर एवं लेखांकन से है हस्तांतरण का मूल्य संबंध। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, ऑप्शन इसका डिस्कशन देखेंगे तो हस्तांतरण मूल्य यानी कि ट्रांसफर्मिंग प्राइसिंग एक लेखांकन प्रविधि है, जिसके तहत कंपनियां अपनी ही इकाइयों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के हस्तांतरण के मूल्य को दिखाकर कर की बचत करने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई
ट्यूबवेल द्वारा की जाती है दोस्तों, ये किया जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, भारत के किस राज्य में? तो भारत के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है ये ट्यूबवेल द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, डिस्कशन देखने वाले हैं। हाँ देखिएगा, भारत में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई जो है वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 74.4% क्षेत्र की सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश में शुद्ध संचित क्षेत्र 143.3 लाख हेक्टेयर थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों? याद रखिएगा, ये पाली थी। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व में हुई, यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हुआ दोस्तों गौतम बुद्ध का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, लुम्बिनी यानी लुम्बिनी के कुंडन ग्राम, ये लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये नेपाल में पड़ता है। इनका जो मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का, ये कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध इनको सबसे पहले जो उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों, ये भी सवाल रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपने समय की जनभाषा पाली में उपदेश दिए थे दोस्तों। याद रखिए, गौतम बुद्ध से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगा दोस्तों। एक सवाल पूछता है ये हर एग्जाम में दोस्तों, इसलिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? आपके एग्जाम में पूछता है। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। मेन रूप से HIV के कारण एड्स होता है दोस्तों। HIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन अमीनो वायरस। याद रखिएगा, ह्यूमन अमीनो वायरस जो है ये HIV का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। याद रखिएगा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि विश्व एड्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम है इक्वलाइज। क्या है दोस्तों? इक्वलाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, 33 नंबर सवाल जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा वित्त विभाग, यानी कि ए देखिए दोस्तों, A भी है, B है और C है। ठीक है, D नहीं है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग है दोस्तों, ये तीनों हो जाएगा A, B, C, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। A, B, C तीनों है दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय का विभाग है दोस्तों। बल्कि रक्षा वित्त विभाग जो है ये रक्षा मंत्रालय का विभाग नहीं है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग है। याद रखिएगा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में कितने विभाग है? 5 विभाग है। रक्षा विभाग, ठीक है, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, पूर्वभूत सैनिक कल्याण विभाग तथा सैन्य कार्य विभाग। ये टोटल 5 विभाग है दोस्तों रक्षा मंत्रालय में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है 34 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी कि डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, चेन्नई में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? चेन्नई में। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में? तो चेन्नई में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र खोला जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? शेख हसीना। याद रखिएगा, शेख हसीना जो है वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। बांग्लादेश जो है दोस्तों ये भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन, तो देखिएगा यहाँ पे कि अगस्त 2017 में, ठीक है, अगस्त 2017 में की गई घोषणा के अनुसार बांग्लादेश चेन्नई में पर्यटन और चिकित्सा सुविधा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिप्लोमेटिक सेंटर की स्थापना करेगा। वर्तमान में दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई, अगरतला एवं गुवाहाटी में बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक कार्यालय है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017
याद रखिएगा कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, किसे किया गया, तो सैयद शाहिद हकीम को किया गया। किसको, सैयद शाहिद हकीम को 2017 से सम्मानित किया गया ध्यानचंद पुरस्कार से। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 फुटबॉल के सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था। वर्ष 2022 हेतु यह पुरस्कार जो है अश्वनी अंकुजी सी यानी कि एथलेटिक्स है, धर्मवीर सिंह ये हॉकी के हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा बीसी सुरेश जो कबड्डी के हैं, नीर बहादुर गुरुंग ये पैरा एथलीट्स को प्रदान किया गया। क्या दोस्तों, तो वो दिया गया है कौन सा पुरस्कार, तो ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था जिसके द्वारा बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। कब ये रद्द किया गया था, 1911 में किया गया था। कब किया गया था, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन जो प्रभावी हुआ था, मेन रूप से याद रखिएगा। और हम लोग बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, जिसे वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यालय में रद्द कर दिया गया दोस्तों। कब किया गया था, 1911 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों, ये स्प्राइटस। याद रखिएगा स्प्राइटस जो है ये भारतीय रॉकेट के छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइटस। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना हुआ था 1969 को। इसका जो मुख्यालय स्थित है इसरो का, ये बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष है ये सोमनाथ है। कौन है दोस्तों, सोमनाथ। ठीक है, तो संगठन के रॉकेट PSLV C-38 द्वारा विश्व का सबसे छोटा अंतर तारकीय यान स्प्राइटस प्रक्षेपित किया गया, यानी कि वजन इसका लगभग कितना है दोस्तों, 4 ग्राम है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसका अगला है दोस्तों 38 नंबर सवाल। 38 है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, ये किसने किया था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखिएगा कि भारत में पहली बार किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल आपके सामने है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पे समझिएगा कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के वह बड़े नेता थे। ठीक है, चलिए अगला है 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1978 को हुआ था। याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 को। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। कौन, तो 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 74(1) में परतुक जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जिसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा तथा ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, चलिए अगला है 41 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, और हम लोग बात करते हैं इसमें मिलान करने वाले दोस्तों। ठीक है, यहाँ क्या है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 में क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिर से देखिए सूची 1 में क्या है दोस्तों, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, और हम लोग इसका बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और राज्य के नीति निश्चित तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये आयरिश से लिया गया, यानी कि आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं, समझिए यहाँ पे मौलिक अधिकार, ठीक है, ये कनाडा से लिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा बी का 3 हो जाएगा दोस्तों। देखिए बी का 3 किस में है, यहाँ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी में है बी का 3, और ऑप्शन
डी में है, बी का 3। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं ए का 4 हो जाएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए का 4, यानी कि मौलिक अधिकार जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, मौलिक अधिकार। उसके बाद बात करेंगे कि राज्य के निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये लिया गया है आयरिश के संविधान से, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1, यानी कि संसदीय सरकार कहाँ से, ब्रिटिश सरकार, और डी का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कनाडा के। मौलिक अधिकार अमेरिका और राज्य के निदेशक तत्व ये है दोस्तों आयरलैंड से, ठीक है, याद रखिए आयरिश संविधान से, यानी कि ये वैधानिक प्रावधान है दोस्तों, ये स्रोत है, ठीक है, मतलब कि क्या जो चीज़ है वो कहाँ से लिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर एग्जाम में सवाल मिलता ही है, आपके दरोगा के एग्जाम में 1-2 सवाल मिलेगा ही दोस्तों, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन रूप से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के अधिकार से दोस्तों, ये राज्य के निदेशक तत्व है दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया है, आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड। संसदीय सरकार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 42 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 42 नंबर सवाल है कि किसे भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा ये राजीव महर्षि को नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया गया है, राजीव महर्षि को नियंत्रक और मालिका परीक्षक, याद रखिएगा दोस्तों, सी जिसको बोलते हैं दोस्तों CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका जो उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 148 में है, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 148 में है CAG का उल्लेख, क्या है, यानी कि नियंत्रक और मालिका परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे, आइए देखिए दोस्तों डिस्कशन। देखिए प्रश्न काल में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक राजीव महर्षि यानी कि 25 सितंबर 2017 से 7 अगस्त 2020 तक था दोस्तों। कौन, तो राजीव महर्षि, ठीक है, याद रखिएगा कि राजीव महर्षि जो है दोस्तों ये कब से कब तक था, तो 2017 से लेकर 2020 तक था। वर्तमान में जो 8 अगस्त 2020 से गिरीश चंद्र मुर्मू को इस पद पर नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों नियंत्रक मालिका परीक्षक जो है ये वर्तमान में कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये वर्तमान पूछेगा कि CAG कौन है, तो वर्तमान में तो कौन है दोस्तों, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, याद रखिएगा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और मालिका परीक्षक वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर है कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है दोस्तों, याद रखिएगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा विवाद है दोस्तों, सर क्रिक विवाद, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान में कौन सी रेखा है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, ये दोस्तों 38 डिग्री समांतर रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो 49 डिग्री समांतर रेखा। यहाँ पे समझिएगा कि गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र है, यहीं स्थित सर क्रिक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा कि हम लोग बात करते हैं, ठीक है, देखिए मेन रूप से हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है, देखिए दोस्तों किस वर्ष ने, ठीक है, 44 नंबर सवाल है कि किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया दोस्तों, ये कौन किया, ब्रिटेन ने किया, याद रखिएगा। ब्रिटेन ने क्या किया दोस्तों कि वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय किसने किया है, ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा डिसीजन क्या है दोस्तों कि जुलाई 2017 में ब्रिटेन ने वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की थी, जिसमें डीजल और पेट्रोल इंजन वाली नई यात्री कारों की बिक्री पर 2040 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल किया था। वर्तमान में यहाँ नए डीजल एवं पेट्रोल कारों के प्रतिबंध पर लक्ष्य को वर्ष 2040 से बढ़ाकर वर्ष 2030 कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया गया है, 2030 कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन किया दोस्तों, तो ब्रिटेन ने किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है दोस्तों, क्या है दोस्तों, आरंभ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप है, तो आरंभ जो मोबाइल ऐप है ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है, आरंभ, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो जुलाई 2017 में
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन आरंभ जारी किया। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। 1919 में ILO का स्थापना हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ILO का जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जिनेवा। ठीक है, चलिए अगला है 46 नंबर। 46 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों? ये किया गया है पश्चिम बंगाल को, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, भारत के किस राज्य को? तो पश्चिम बंगाल राज्य को। याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के महिला बाल विकास और समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना कन्या श्री प्रकल्प के लिए वर्ष 2017 का संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जो है UN पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान किया गया किसको? पश्चिम बंगाल को। ठीक है, चलिए अगला है 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल आपके सामने है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है किसके द्वारा? याद रखिएगा, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे, समझिएगा कि प्रश्न काल 2017 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 3 संस्थाओं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा तैयार तथा प्रकाशित की गई थी। वर्तमान रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 48 नंबर सवाल। 48 नंबर है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, नांगल जो है दोस्तों ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। अगला है दोस्तों आपके सामने, इसका डिस्कशन देखेंगे कि नांगल पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा है। यह सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना तथा नांगल में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 49 नंबर सवाल। 49 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? ये रहा है दोस्तों तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में क्या रहा है? तो 2011 की जनगणना अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में लिंगानुपात जो ये सर्वाधिक रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों के राज्य और उनका लिंगानुपात निम्नलिखित है। गोवा का कितना है दोस्तों? 1973 यानी 1973, तमिलनाडु का 1996, सिक्किम का 890, कर्नाटक का कितना है? 973। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? 1996, ये किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि लूसी, ठीक है याद रखिएगा, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस में है? ये मेडागास्कर में है दोस्तों। कहाँ है? यानी कि मालदीव में है। इसका और ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, या मॉरिशस में है या फिर इंडोनेशिया में है। तो लूसी है जो दोस्तों ये इंडोनेशिया में है। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया राजधानी क्या है दोस्तों? जकार्ता। याद रखिएगा, जकार्ता दोस्तों, जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है। आसियान का स्थापना 1967 को हुआ था। याद रखिएगा, लूसी जो है दोस्तों, लूसी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा कीचड़ ज्वालामुखी है दोस्तों। याद रखिएगा, मड वोल्केनो है जिसमें मई 2006 से उद्भेदन हो रहा है। यानी 2006 से ये क्या होता है दोस्तों? 2006 से उद्भेदन हो रहा है। कौन सा? लूसी ज्वालामुखी। लूसी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 51 नंबर सवाल आपके सामने है। 51 नंबर है कि निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? कौन सा नहीं था दोस्तों? याद रखिएगा, स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा था दोस्तों, ये मांग था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह ये भी मांग था दोस्तों। याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, ये भी मांग था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्पृश्यता की समाप्ति, ये मांग नहीं था दोस्तों। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था? ये 1967 को हुआ था। याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है दोस्तों, 1967 को प्रार्थना समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्त्री शिक्षा इसका मांग था दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह भी मांग था, लड़के और लड़कियों के विवाह में आयु में वृद्धि इसका मांग था, बल्कि अस्पृश्यता की जो समाप्ति है ये मांग नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, 1867 ईस्वी में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज की मांग मुख्यतः स्त्री शिक्षा, लड़के लड़कियों के विवाह का आयु में वृद्धि तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। अस्पृश्यता का उन्मूलन उनकी मांग में शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए अगला है 52 नंबर। यहाँ पे देखिएगा, 52 नंबर सवाल है कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार यानी कि शिपमेंट
किस बंदरगाह पर पहुंचा है दोस्तों? याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह। ये मेन रूप से कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो ये पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा है। ठीक है, इसका देखते हैं इसका डिसीजन क्या है। तो अक्टूबर 2017 में भारत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से कच्चे तेल का पहला शिपमेंट ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर आया है। तो याद रखिएगा जो पारादीप बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ये भी सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है 53 नंबर कि रामनाथ कोविंद भारत के कैवे राष्ट्रपति है दोस्तों? याद रखिएगा ये 14वें राष्ट्रपति। कैवे राष्ट्रपति बने हैं? 14वें राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जो 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा के रहने वाली है। ठीक है, जो कौन सी दोस्तों? आदिवासी है, संथाल आदिवासी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला इसका डिसीजन है तो रामनाथ कोविंद, ठीक याद रखिएगा दोस्तों कि रामनाथ कोविंद व्यक्ति क्रमानुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति है, जबकि पद अनुसार दोस्तों ये 16वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर चुने। सूची 1 है दोस्तों, सूची 2 है। इधर क्या है दोस्तों? याद रखिएगा इधर क्या है? लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, लोथल गुजरात में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद रखिए कालीबंगा स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, यानी कि ए का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा ए का 4 डी का 1 यहाँ मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, डी का यहाँ पे 4 है। आइए देखते हैं, ए का 4 डी का 1, इस इधर क्या है दोस्तों? डी का 1 है, डी का 1 नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए का 4, यानी कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, लोथल एक बंदरगाह है दोस्तों। याद रखिएगा लोथल क्या है दोस्तों? एक बंदरगाह है। लोथल जो दोस्तों ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? भोगवा नदी किनारे स्थित है लोथल। याद रखिएगा D1 यानी कालीबंगा दोस्तों, जहाँ से चूड़ी का प्रमाण मिला है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जूते हुए खेत का प्रमाण भी कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है दोस्तों। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। अगर बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी का 3 हो जाएगा। ये रोपड़ कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। और राखीगढ़ी जो दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिएगा सही सुमेलित क्या है? लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगन दोस्तों कौन सी नदी किनारे स्थित है? याद रखिएगा कालीबंगन जो दोस्तों ये घाघर नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी? घाघर नदी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 55 नंबर सवाल, यहाँ पे देखिएगा 55 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि देखिए 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 55 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला कथन है दोस्तों कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये सही है दोस्तों। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान साबित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ये भी सही है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। यानी 55 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी सी तीनों सही। कौन सा है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन जो ए है, ए बी सी और ये तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि उद्देशिका भारत के संविधान का अंग है। इसमें संविधान निर्माताओं का दर्शन तथा उद्देश्य निहित है। उद्देशिका से संविधान का स्रोत हम भारत के लोग स्पष्ट होता है, परंतु यह स्वयं न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 56 नंबर सवाल देखिए 56 नंबर सवाल क्या है दोस्तों आपके सामने? 56 नंबर सवाल क्या है? 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा कि 56 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है दोस्तों? याद रखिएगा पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। ठीक है, इसका देखते हैं सी दोस्तों, वहाँ अनंत समय के लिए किया जाता है। ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट क्या करता है? तो वहाँ जो है अनंत समय के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका डिसीजन देखेंगे, समझिएगा कि पेटेंट बौद्धिक संपदा है जो नए आविष्कार या उत्पादन के नए तरीकों को विकसित करने पर खोजकर्ता को निश्चित समयावधि के लिए प्रदान किया जाता है। यह हस्तांतरित या बेचा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 57 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 57 नंबर सवाल आपके सामने है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। याद रखिएगा चीन,
भारत और बांग्लादेश। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है दोस्तों, पहले चीन में बहती है, फिर भारत में बहती है, फिर बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। नहीं दोस्तों, तिब्बत पे कब्जा कर रखा है कौन दोस्तों? तो चीन जो है तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तिब्बत आते चीन में ही आता, तो चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है मेन रूप से ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो लंबाई है ये 2900 किलोमीटर, कितना है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर असम में प्रवेश करती है, तो असम में एक द्वीप बनाते हैं दोस्तों, माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो असम में बनाती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो मेन रूप से 3 देश में बहती है, चीन में, भारत में और बांग्लादेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे समझिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला दोस्तों 58 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? याद रखिएगा, चीन लगता है दोस्तों, ताइवान नहीं लगता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताइवान जो है ये भारत की सीमा से नहीं लगता है। बर्मा लगता है। बर्मा कौन सा दोस्तों? ये बर्मा जो है म्यांमार है। याद रखिएगा, म्यांमार का ही पुराना नाम है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बर्मा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? सी जिनपिंग जो है दोस्तों वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार को बर्मा कहा जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तथा बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से सटी है। ताइवान दक्षिण चीन सागर से सटा है, इसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 59 नंबर सवाल है कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये है दोस्तों इरिन बोकोवा। इरिन बोकोवा जो दोस्तों वर्तमान में यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल है। यूनेस्को UNESCO, यूनेस्को ऐसे लिखा था दोस्तों। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 1945 में। यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है फ्रांस राजधानी पेरिस में है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि प्रश्नकाल में इरविन बोकोवा यूनेस्को की महानिदेशक थी। नवंबर 2017 में आंद्रे ओजोले को 4 वर्ष के लिए यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल चुना गया। वर्ष 2021 में कार्यकाल समाप्ति के पश्चात उन्हें पुनः डायरेक्टर जनरल चुना गया। दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में जो दोस्तों यूनेस्को का जो महानिदेशक है ये कौन है? आंद्रे ओजोले है दोस्तों। कौन है? आंद्रे ओजोले 2017 से है। फिर 2021 में जो है चेंज किया गया, उसका कार्यकाल समाप्ति के बाद उन्हें पुनः डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। को तो आंद्रे ओजोले को महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, चलिए अगला है 60 नंबर सवाल। 60 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स यानी कि 1996-2012 नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है? तो ये प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं तो वर्ष 2017 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है 61 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 61 नंबर सवाल है कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, आइए यहाँ पे ऑप्शन डी है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दोस्तों? इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होता है, ये सही है दोस्तों। ठीक है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, नहीं दोस्तों, गलत है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये दोस्तों ये सही है। प्रत्येक मत का एक ही मूल्य, यानी कि ए और सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा विचार है? यानी कि ऑप्शन ए और सी, यानी कि कह सकते हैं उपयुक्त उत्तर में कौन सा सही है दोस्तों? तो ए और सी सही है, बी गलत था दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, समझिएगा। यहाँ पे डिस्कशन देखिए दोस्तों, डिस्कशन जो है लोकतंत्र का आधारभूत लक्षण है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है तथा सभी व्यक्तियों को समान मताधिकार यानी कि मत का एक ही मूल्य प्राप्त होता है। सत्तासीन दल या लोगों के लिए हारने या जीतने की संभावना समान होती है। ठीक है, चलिए अगला है 62 नंबर सवाल। देखिए
62 नंबर सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। पहला है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, या फिर किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा सवाल क्या था कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जो है दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है, ये परिभाषित करता है सकल घरेलू उत्पाद का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है दोस्तों। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। अगला है दोस्तों 63 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 63 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। 63 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखिए 63 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी कि एसडीआर की पेटिका में आती है। यूएस डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमनबी या फिर यूरो। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों ये सभी आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी आता है। ठीक है, चाइनीज पेंटिंग में यहाँ पे देखिएगा सवाल पूछ रहा था कि ड्राइंग राइट्स की पेटिका में आती है, ये सभी मुद्राएं आती है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग इसका डिसीजन देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा परिचालित मुद्रा जिससे एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट या पेपर गोल्ड कहा जाता है का मौद्रिक मुद्राओं 5 मुद्राओं जैसे कि यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो, जापानी येन तथा चाइनीज रेमनबी के भारांश से तय किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों आपके सामने 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है। ये दोस्तों पश्चिमी घाट। कौन है दोस्तों? पश्चिमी घाट जो है विविधता का तप्त है, यानी कि विविधता का तप्त स्थल है, यानी कि हॉट स्पॉट है दोस्तों। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका जैव विविधता के तप्त स्थल यानी कि हॉटस्पॉट है। अगला दोस्तों 65 नंबर सवाल है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है दोस्तों। याद रखिएगा विटामिन के जो दोस्तों ये रक्त के थक्का बनने के लिए आवश्यक है। विटामिन के का जो रसायन नाम होता है ये फिलोक्विनोन होता है। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रसायन नाम क्या होता है? याद रखिएगा दोस्तों विटामिन डी का रसायन नाम कैल्सीफिरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा। विटामिन सी का रसायन नाम क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी होता है। विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो आंवला होता है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी, मसूड़ों से फूलना, मसूड़ों से खून निकलना। ठीक है, रक्त का थक्का जो दोस्तों क्लॉटिंग, याद रखिएगा रक्त का थक्का क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। अगला दोस्तों 66 नंबर कि गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाले मृदा को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है लोयस मृदा। याद रखिएगा कि गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर जो पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? लोयस मृदा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि लोयस मृदा का निर्माण, याद रखिएगा लोयस मृदा का निर्माण हवा द्वारा तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में उड़ाकर लाए गए धूल कणों द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पे समझिएगा। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। सबसे पहला है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, ये सही है। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी। नहीं दोस्तों, याद रखिएगा सिकंदर की मृत्यु 332 में नहीं हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए बी सही है, ऑप्शन सी क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी गलत है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? यहाँ पे समझिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी क्या है दोस्तों? ये कथन सही है। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए तो बात करते हैं कि मैसेडोनिया
का जो शासक सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस दौरान तक्षशिला के राजा आम्भी ने उनका स्वागत किया। उसने ब्यास नदी तक विजय प्राप्त की थी। यहाँ से वह लौट गया और तथा रास्ते में 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। वहाँ क्या दिया था दोस्तों? 332, इसलिए गलत था। 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है 68 नंबर सवाल। 68 नंबर है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों रामचंद्र गुहा। याद रखिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा। ठीक है, इसका डिसीजन है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने लिखी है। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने, अगला है 69 नंबर सवाल। देखिए 69 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? ये दोस्तों बिहू शामिल नहीं है। बिहू दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये असम का है दोस्तों। किसका है? असम का, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? बिहू शामिल नहीं है, रमन शामिल है दोस्तों, संकेतन भी शामिल है और योगा भी शामिल है, बिहू शामिल नहीं है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। फ्रांस का राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में भारत की निम्नलिखित संस्कृति परंपराएं शामिल हैं, जैसे कि वैदिक मंत्रोच्चर, रामलीला, कुटियमटम, ठीक है, रम्मन, मुडियट्टू, कालबेलिया, लोकगीत एवं नृत्य, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, पीतल और तांबे का पात्र निर्माण यानी कि जग दियाला गुरु पंजाब, योग, नवरोज, कुंभ मेला तथा कोलकाता की दुर्गा पूजा भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि 70 नंबर सवाल है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना यानी किसके द्वारा किया गया था? स्थापना याद रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब किया गया था? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह ने की थी। अगला है दोस्तों 71 नंबर सवाल। 71 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को, ठीक है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। किसके लिए? तो विकास के लिए सतत पर्यटन। ठीक है, याद रखिएगा, विकास के लिए सतत पर्यटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 193 देश शामिल है। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। वर्ष 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास, इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वा कल्चर। चलिए अगला देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर सवाल आपके सामने है कि किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखा गया अल-ब्रूनी के द्वारा। याद रखिएगा, किताब उल हिंद जो है ये अल-ब्रूनी के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अल-ब्रूनी के द्वारा क्या लिखा गया है? अबुल फजल, ठीक है दोस्तों, अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल। ठीक है, आईनी अकबरी, याद रखिएगा, अबुल फजल ने आईनी अकबरी। ठीक है, तो किताब उल हिंद जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अल-ब्रूनी के द्वारा। किताब उल हिंद नामक पुस्तक महमूद गजनवी के साथ भारत आए इतिहासकार अल-ब्रूनी ने लिखा है। याद रखिएगा कि अल-ब्रूनी जो दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? ये तो महमूद गजनवी के काल में भारत आया था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए अगला है 73 नंबर सवाल आपके सामने है कि फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है दोस्तों? याद रखिएगा, इक्विटास लघु वित्त बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, इक्विटास लघु वित्त बैंक को फरवरी 2017 में किस बैंक को? तो इक्विटास लघु वित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे
डिस्कशन है दोस्तों, थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे देखिएगा कि फरवरी 2017 में, ठीक है, फरवरी 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा इक्विटास लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया था, जबकि अगस्त 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को तथा सितंबर 2017 में सूर्योदय लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। जुलाई 2019 में जना लघु वित्त बैंक को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है 74 नंबर सवाल। 74 नंबर है कि धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों निःशेषनीय स्रोत से। याद रखिएगा, निःशेषनीय स्रोत से संबंधित है धारणीय विकास की संकल्पना। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 74 का क्या हो जाएगा? 74 का बी हो जाएगा। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि धारणीय विकास की अवधारणा निःशेषनीय स्रोत यानी खत्म ना होने वाले संसाधन से संबंधित है। संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखने की अवधारणा ही धारणीय विकास है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, देखिए 25 का क्या है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर दोस्तों आश्रम है, इधर दोस्तों आयु यानी ब्रह्मचर्य का जो ब्रह्मचर्य दोस्तों ये कितना से कितना तक है? जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। याद रखिएगा ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ जीवन है दोस्तों ये 25 वर्ष से 50 वर्ष। ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थ ये कब से कब तक है? 50 से 75 वर्ष तक। संन्यास है दोस्तों ये 75 से 100 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए का एक याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 का ए, बी का 2, सी का डी हो जाएगा ब्रह्मचर्य का। ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसका। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 76 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 76 नंबर सवाल क्या है? 76 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित। याद रखिएगा ये चारों को किया जा सकता है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए, बी, सी और डी चारों को किया जा सकता है ऊर्जा संधारित के लिए। संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी और संधारित। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे कि ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित आदि सभी माध्यमों युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों आपके सामने 77 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है? ठीक है, ब्लू चिप कंपनी क्या है दोस्तों? याद रखिएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है दोस्तों। क्या होती है? ब्लू चिप कंपनी जो होती है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आर्थिक रूप से बहुत मजबूत तथा लगातार लाभकारी संचालन वाली कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। किसी कंपनी का ब्लू चिप होने का अभिप्राय यह है कि उस कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए पसंदीदा शेयर है। इस प्रकार की कंपनियों में सौदे भी काफ़ी होते हैं, उतार चढ़ाव भी काफ़ी होता है और उसमें निवेशकों का आकर्षण भी अधिक बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला है 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल आपके सामने है कि राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है थॉमस मुनरो के द्वारा। याद रखिएगा थॉमस मुनरो के द्वारा राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग दोस्तों। इसका डिस्कशन देखेंगे कि रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। यह प्रणाली मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रेड द्वारा 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में लागू की गई थी। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई तथा आसाम के कुछ भागों में लागू किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 79 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है? ये दोस्तों सेल। याद रखिएगा सेल जो दोस्तों ये अग्नेय चट्टान नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमोटाइट ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अग्नेय चट्टान है और सेल दोस्तों ये अग्नेय चट्टान नहीं है। ठीक है, देखिए पेरिडोटाइट, ग्रेनाइट, कोमोटाइट, बेसाल्ट आदि अग्नेय चट्टानें हैं, जबकि सेल अवसादी चट्टान है। ये क्या है दोस्तों? सेल ये अग्नेय चट्टान नहीं है बल्कि ये अवसादी चट्टान है। कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अवसादी चट्टान। चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल। देखिए 80 नंबर सवाल आपके सामने है कि महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है दोस्तों? ये जीता है इंग्लैंड ने जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड। याद रखिएगा महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 कौन सा देश जीता है? इंग्लैंड जीता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2017 की विजेता टीम इंग्लैंड थी। महिला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया। इस विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित कर अपने नाम किया लिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला 81 नंबर सवाल आपके सामने है। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। याद रखिएगा, कागज का जलना क्या है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी जैसे कि नरम लोहे का चुंबकीय होना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जल में बर्फ के घरों का बनना, ये क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और कागज का जो जलना है दोस्तों, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं अगला। देखिए यहाँ पे कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें वायुमंडल की ऑक्सीजन कागज के कार्बनिक तत्वों से अभिक्रिया कर कार्बनिक गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि एवं राख बनाती है। दिए गए विकल्पों की सभी अभिक्रियाएं भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला है 82 नंबर सवाल। 82 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा जीबीपीएस तकनीकी आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है दोस्तों। किसने किया है, तो ये क्या है दोस्तों, रिलायंस। किसने किया है, रिलायंस। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि जून 2017 में रिलायंस जियो ने 100 जीबीपीएस यानी कि गीगाबाइट प्रति सेकंड क्षमता वाली 25,000 किलोमीटर से अधिक लंबी समुद्री केबल द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप अंतर समुद्री संचार प्रणाली की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला है 83 नंबर सवाल आपके सामने है। 83 नंबर के निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री कार्यालय करते हैं। कौन करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 1961 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 84 नंबर सवाल। 84 नंबर सवाल है कि कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। ये दोस्तों खड़गपुर। याद रखिएगा कि कौन से आईआईटी संस्थान में, तो खड़गपुर आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर चिकित्सा शिक्षा के एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बना रहा है। अगला है दोस्तों 85 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है। ये स्थित है दोस्तों कंबोडिया में। याद रखिएगा, अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है दोस्तों, ये कंबोडिया में स्थित है। याद रखिएगा, कंबोडिया राजधानी क्या है, न्यू पने है जो दोस्तों ये कंबोडिया की राजधानी है। याद रखिएगा, जापान की राजधानी क्या है दोस्तों, टोक्यो। जापान की मुद्रा दोस्तों येन है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, बीजिंग है। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, चीन का मुद्रा क्या है दोस्तों, रेमनबी दोस्तों चीन की मुद्रा है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कंबोडिया का अंकोर वाट का मंदिर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 86 नंबर सवाल। 86 नंबर सवाल आपके सामने है कि हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा, ये रावी नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। याद रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, सिंधु नदी किनारे कौन स्थित है दोस्तों, मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला है 87 नंबर सवाल। 87 नंबर के KNO3 रासायनिक सूत्र है। ठीक है, किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। याद रखिएगा, KNO3 दोस्तों ये पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, KNO3। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला दोस्तों 88 नंबर। देखिए 88 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। देखिए यहाँ पे समझिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा, फंगस स्वपोषी ये सही नहीं है दोस्तों। फंगस स्वपोषी नहीं है, जैसे कि सैंडलवुड आंशिक मूल परजीवी है। ड्रोसेरा परजीवी, नेफेथेंस मांसाहारी। ठीक है, फंगस स्वपोषी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे कि ड्रोसेरा यानी कि सनड्यूज परजीवी नहीं है। ठीक है, बल्कि मांसाहारी पौधा होता है, जबकि फंगस संपूर्ण समानता परपोषी एवं अपघटन करता होता है। शेष विकल्प सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों 89 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आइए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा
नाइट्रोजन धुआं, यानी कि सी हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन स्वतंत्र रूप से प्रदूषक नहीं है, जबकि सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड तथा धुआं वायु प्रदूषक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी आप थोड़ा समझिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों। याद रखिए ऑक्सीजन कितना परसेंट, 21% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है दोस्तों वायुमंडल में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला है 90 नंबर सवाल। देखिए 90 नंबर सवाल है कि किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है दोस्तों, किसने किया है, तो ये हरियाणा ने किया। याद रखिएगा कि हरियाणा ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, हरियाणा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे समझिएगा कि अप्रैल 2017 में हरियाणा राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशन दुर्गा आरंभ किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, गोल्डन राइस क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि गोल्डन राइस सुनहरा चावल है दोस्तों। याद रखिएगा चीन की एक पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म है। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की कीमत जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि सुनहरा चावल गोल्डन राइस है, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, तो यहाँ पे समझिएगा। देखिए गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहरा चावल आनुवांशिक रूप से विकसित ट्रांसजेनिक चावल की प्रजाति है जिसमें विटामिन ए यानी कि विटामिन ए की अधिक मात्रा होती है। विटामिन ए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत तो दोस्तों याद रखिएगा गाजर होता है। विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रसायन नाम रेटिनॉल होता है। ठीक है, अगला है 92 नंबर सवाल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, याद रखिएगा राजीव कुमार। याद रखिएगा कि राजीव कुमार दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। याद रखिएगा नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आया दोस्तों, नीति आयोग। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि प्रश्न काल में राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, उससे पूर्व अरविंद पंगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर थे। वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। गंतव्य है कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये पॉइंट ध्यान देना है कि वर्तमान में जो सुमन बेरी उपाध्यक्ष है, किसका, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो सुमन बेरी। ये फिक्स है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो जो पद पे रहेंगे वो होंगे। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला है 93 नंबर सवाल। देखिए यहाँ 93 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है कौन दोस्तों, याद रखिएगा चैत्र जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय कैलेंडर का ये पहला मास है। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे समझिएगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर एक संख्य समूह पर आधारित है जिसका पहला मास चैत होता है। ठीक है, अगला है 94 नंबर सवाल है कि मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये होता है 7.5 से 8 तक। याद रखिएगा कि मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन। ये 1 से लेकर 14 के बीच तक होता है। बीच में क्या होता है दोस्तों, 7। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 होगा तो वो उदासीन होता है। ठीक है, थोड़ा सा ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यानी 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव रक्त का पीएच मान साधारणतः कितना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपके सामने अगला है दोस्तों कि मानव रक्त का पीएच मान समानता लगभग 7.4 होता है। अतः दिए गए विकल्पों में निकटतम सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है 95 नंबर सवाल आपके सामने है कि पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिवॉल्व के रचयिता कौन है दोस्तों, ये है दोस्तों रघुराम राजन। कौन है दोस्तों, रघुराम राजन। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने, ये पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके दोस्तों, कौन, रघुराम राजन ने आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिवॉल्व नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 96 नंबर सवाल आपके सामने है। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है कि चूज करना है। तो यानी समझ है कि जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए, तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था स्थिति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए दोस्तों, तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केवल ए हो जाएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष करों को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि जब अर्थव्यवस्था में
मुद्रास्फीति अधिक हो यानी स्फीति दबाव, तो उस समय उससे निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। ब्याज दरों में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी, प्रत्यक्ष करों में वृद्धि कर देना चाहिए। ठीक है। अगला दोस्तों 97 नंबर सवाल देखिए, तेज क्या है। ठीक है, तेज क्या है? टिकट बुकिंग ऐप है, डिजिटल पेमेंट ऐप है, ठीक है, या फिर ऑप्शन सी क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी है ट्रेन स्टेटस ट्रैकिंग ऐप है, या फिर भारतीय ऐप है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये क्या था दोस्तों। ठीक है, तेज क्या है? तो तेज है दोस्तों, याद रखिएगा तेज जो है ये डिजिटल पेमेंट ऐप है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 97 का बी हो जाएगा, यानी कि डिजिटल पेमेंट ऐप है कौन? तेज जो है ये डिजिटल पेमेंट ऐप है। यहाँ पे समझिएगा कि वर्तमान नाम गूगल पे, ठीक है, तेज दोस्तों वर्तमान नाम क्या है गूगल पे, तेज गूगल कंपनी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी द्वारा विकसित डिजिटल पेमेंट ऐप है दोस्तों। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीकी आधारित है। ठीक है, चलिए अगला है 98 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे 98 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, याद रखिएगा सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था दोस्तों, ये कौन था? चंगेज खान का समकालीन था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98 का। यहाँ पे समझिएगा अगर हम लोग बात करते हैं इसका डिस्कशन, तो चंगेज खान जिसका शासनकाल में 1916 से 1162 ईस्वी से लेकर 1227 ईस्वी तक का समकालीन दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान था दोस्तों, कौन? चंगेज खान। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 99 नंबर सवाल आपके सामने है कि NAFT के सदस्य हैं दोस्तों, कौन कौन है? USA, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, NFTA के सदस्य कौन कौन है? USA, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे समझिएगा NFTF यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित संधि से बना एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको शामिल है। 1 जुलाई 2020 से इसका स्थान USMCA यानी कि USA मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट ने ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल आपके सामने है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है दोस्तों? यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। याद रखिएगा आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत रखा है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता में निहित मूलभूत अधिकार घोषित किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था आपका 100 सवालों को हमने डिस्कशन कर चुका है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।